भारत के जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का स्केड्यूल पेश कर दिया गया है जो 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होंगे। और इन इलेक्शंस के सिलसिला में क्या वहाँ पे डेवलपमेंट होंगी, क्या तब्दीलियाँ होंगी, और आर्टिकल 370 और 35A की रेवोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में पहली बार हम इन इलेक्शंस को, लेजिस्लेटिव असम्बली के इलेक्शन को कैसे देखते हैं, इस पे आज बातचीत मैं करूंगा डॉक्टर अजय चौरंगू जी से, जो एक बहुत ही जानी पहचानी जम्मू कश्मीर की हस्ती हैं, पंडित हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। और इस बातचीत को सुनने से पहले मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पर्सनल चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो इन्हीं चैनल्स पे डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का स्केड्यूल सामने आ चुका है और इलेक्शन 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में होंगे। 3 फेजेस में इलेक्शन हो चुके हैं, इनका ऐलान है। अब देखने वाली बात यह है कि जब पिछला सेंट्रल सरकार का इलेक्शन था तो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में बीजेपी ने कश्मीर की राइडिंग्स पे अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए थे। 5 अगस्त 2019 के बाद जो कश्मीर की सूरत हाल है उस पे कश्मीर के बासी और पंडित डिफरेंट तरह से देख रहे हैं और हर महीने बल्कि हर रोज़ वो सिचुएशन को असेस करते हैं। पंडितों के एक ऐसे इम्पॉर्टेंट लीडर जो सूझवान भी हैं, जो मामलात को गहराई से जानते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिशियन हैं, डॉक्टर अजय चौरंगू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से इस वक्त। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, मैंने कहा अगस्त 2019 से अब तक आपकी निगाह है जैसे जैसे इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं, क्योंकि आप उस धरती के बेटे हैं। आप तो जब से पैदा हुए उस धरती को देख रहे हैं और ना सिर्फ अपनी पैदाइश से अब तक बल्कि अपने बड़ों से भी सुनते चले आ रहे हैं कि वहाँ पे क्या कुछ अनफोल्ड हुआ, कैसे कैसे इवेंट्स हुए, वो सब बैकग्राउंड में। देखने वाली बात यह है कि इस वक्त जब इलेक्शन का स्केड्यूल यूनियन टेरिटरी में अनाउंस हो चुका है तो क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे इलेक्शन के हवाले से, जम्मू में भी और कश्मीर में भी? कि यूजुअली इलेक्शन के टाइम पे जितने भी 96 से इलेक्शन हुए हैं तो उसके टाइम से अब तक चूंकि मैक्सिमम सिक्योरिटी मोबिलाइजेशन रहती है इस पीरियड में, तो यूजुअली टेररिस्ट जो एक्टिव टेररिस्ट एक्ट्स वो कम होते हैं। और हमने एक पैटर्न देखा है, क्योंकि एक साइड से अलर्टनेस भी होती है, दूसरी साइड से शायद टेररिस्ट सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अपने आप को कंजर्व करने की भी प्रोसेस होती है। तो वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में नहीं आते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी अपरेटस अपने सबसे अलर्ट मोड में होता है और नंबर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस जिनको डिप्लॉय किया गया या पैरामिलिट्री फोर्सेस सब मिला के एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस होती है। तो ये एक सिलसिला चलता आ रहा है जहाँ पे पुराने पार्लियामेंट्री जो अभी हाल ही में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए उससे पहले सेपरेटिस्ट का जो अप्रोच रहा है इलेक्शंस के बारे में, वो बाइकआउट का अप्रोच रहा है। उन्होंने बाइकआउट की कॉल्स दी हैं और बाइकआउट के लिए उन्होंने कैंपेन भी किया है। और यूजुअली कश्मीर घाटी में बहुत से एरियाज में बड़ी इनसिग्निफिकेंट वोटिंग होती रही है। सो 15 से 20% के करीब ऐसा एक वोटिंग पैटर्न रहता है और बहुत जगह पे तो इससे भी कम रहता है। लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एक पैटर्न में चेंज आ गई और उसमें हमने देखा कि ये परसेंटेज डबल से भी ज्यादा हो गई, जिसके बारे में भारत सरकार ने ये आंकलन निकाला कि ये लोगों के पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग की प्रोसेस की तरफ एक संकेत है। और उन्होंने शायद मान लीजिए बारामूला में 59% के करीब जो वोटिंग हुई उसको कहा कि ये एक किस्म से भारतीय जो नेशन के इंटरेस्ट की एक विजय है।
तो गवर्नमेंट की तरफ से कंसिस्टेंटली, चूंकि सेपरेटिस्ट इलेक्शंस को बाइकआउट करते आ रहे हैं, तो लोगों की पार्टिसिपेशन इलेक्शन में वो इस बात का संकेत या इस बात का सूचक माना जाता है कि भाई लोग अलगाववाद के साथ कितना है, अलगाववाद के साथ कितना नहीं है। ये भारत सरकार की एक कंसिस्टेंटली, और यहाँ की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की जो कंसिस्टेंट पॉलिटिकल सोच रही है यहाँ पे इलेक्शंस के बारे में। लेकिन इसलिए इस दृष्टिकोण को, इस बात को ध्यान में रख के, जब पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में पहले इलेक्शन से पहले ज्यादा 2 गुना से ज्यादा भी पार्टिसिपेशन हुई, तो इसको भारत सरकार ने कहा कि ये भारतीय राष्ट्रीयता की और भारतीय जो हमारे इंटरेस्ट वहां पे हैं इसकी एक जीत है, और इसको प्रोक्लेम किया कि भाई आम व्यक्ति अब मेन स्ट्रीम की डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है और अलगाववाद कमजोर हो रहा है। तो ये सोच है उनकी लेवल पे। लेकिन हमारी जब जैसे हम समझते हैं कि पिछले इलेक्शन में अलगाववादियों ने बड़ा कॉन्शियसली डिसीजन किया कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और बाइकआउट के प्रोसेस को डिप्लॉय नहीं करें। वो भी एक फैक्टर रहा है हायर टर्नओवर का। और बड़ा एक केस एग्जाम्पल जो रहा पुराने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, क्योंकि मैं ये बात इसलिए आपको कह रहा हूँ कि इस इलेक्शन में भी उस दृष्टिकोण से हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, वो ये था कि भाई बारामूला में एक अलगाववादी जो जेल में था, उसने नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया, इंजीनियर रशीद, और वो जेल में था। जो वहाँ पे कश्मीर की मेन पार्टी है उसके जो सबसे शीर्षस्थ या सबसे बड़े नेता है उमर अब्दुल्ला को हराया। अच्छा, जब हमने उस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन पैटर्न को या उसको इलेक्शनरी को हमने जब एनालाइज किया, तो हमने ये देखा कि अलगाववादियों का बहुत जबरदस्त मोबिलाइजेशन था, और जो मॉडल तहरीक इंसाफ पार्टी जो पाकिस्तान में है, तहरीक इंसाफ पार्टी का कैंपेन था। क्योंकि इमरान खान जेल में थे, वहां पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के माध्यम से इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और सबसे लार्जेस्ट पार्टी के रूप में वो उभर के आए। तो इंजीनियर रशीद के कैंपेन में इस मॉडल को डिप्लॉय किया गया और एक अलगाववादी तूफान इस कैंपेनिंग में रहा, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस टोटली डिफेंसिव पे आया। इसके जो कैंडिडेट थे उमर अब्दुल्ला, उन्होंने तो 2-3 बार पब्लिकली कहा कि अगर मुझे मालूम होता कि इंजीनियर रशीद इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। अब रही बात, मैंने आपके सामने इसलिए कहा कि क्योंकि यहाँ पे भारत में जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं या पॉलिटिकल जो सोच रख वाले हैं, वो कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, खासतौर से इलेक्शन में लोगों की परसेंटेज पार्टिसिपेशन को वहां पे माहौल का एक बदलाव के रूप में उसका आकलन करते हैं, और वो इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि ग्लोबली जो पान इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में पिछले 2 से 3 दशकों स्पेस को कैप्चर करके अपने इंटरेस्ट को परस्यू करते आ रहे हैं। इस बात का आंकलन यहाँ पे अभी न तो पॉलिटिकल गलियारों में होता है और न ही स्ट्रेटेजिक लेवल पे इसको फैक्टर इन किया जाता है कि ऐसी बात नहीं है कि अलगाववादी टोटली अपने आप को डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ऑस्ट्रेसाइज करके बाहर निकाल के ऑपरेट करते हैं। अलगाववादी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के भीतर से भी उनका, मैं कहता हूं, या फ्रैंकली सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स को ध्यान में रख के वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब इस इलेक्शन में ये है कि जो ये इंजीनियर रशीद का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ पुराने इलेक्शन में, क्या उसको सेपरेटिस्ट डिप्लॉय करेंगे कि नहीं, क्या वो उसको फिर से लागू करेंगे कि नहीं। उसमें एक उनको प्रॉब्लम यह है कि अक्रॉस वैली जो वेरियस सेपरेटिस्ट सेक्शंस हैं, जमात इस्लामी से लेके मान लीजिए आप इंजीनियर रशीद तक, क्या उनमें एक कन्वर्जेंस होगी, क्या वो एक कॉमन मंशूर को लेके, मैनिफेस्टो को लेके या कॉमनली को लेके वो पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं। ये अभी मुझे लगता है कि कुछ दिनों में, कुछ 2-4-5 एक हफ्ते में ये प्रोसेस हमारे सामने आएगी।
जी डॉक्टर साहब, आपने फरमाया कि आमतौर पर जो इतिहास रहा है जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स का, कि जो सेपरेटिस्ट पार्टियां हैं वो बाइकॉट करती थी, मगर अब आपने ये भी इंडिकेशन दी कि जो सेपरेटिस्ट कम टेररिस्ट लिंक्ड पार्टियां हैं वो जमहूरियत का उन्होंने रास्ता अपना लिया है क्योंकि उनको पॉपुलर वोट मिलता है। लेकिन हमने पिछले भारत सरकार के फेडरल इलेक्शन में देखा कि बजाय सेपरेटिस्ट बाइकआउट करते, बीजेपी ने बाइकआउट तो नहीं किया मगर बीजेपी खुद ही इलेक्शन के प्रोसेस से कश्मीर वैली से बाहर निकल गई, अपने कैंडिडेट खड़े ना किए। तो ये जो सिचुएशन है, अब ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, इसमें क्या तौक़ुआत हैं? आपको क्या लगता है कि क्या इसमें कौन सी पार्टियां भारी रहेंगी? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अलायंस कर लिया, तो क्या सिचुएशन नज़र आती है आपको? देखिए, जहां तक नॉर्मल कैलकुलेशंस करें तो ये हम समझ सकते हैं कि कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो बाकी पार्टियों से बेहतर पोजीशन में लग रही है। लेकिन मैंने उसके बारे में आपको ये कहा कि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो अलगाववादी इंजीनियर रशीद ने जो पार्टिसिपेट किया, उसके बाद एक मॉडल बना है। क्या वहां पे अलगाववादी अक्रॉस द वैली, नॉर्थ साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में कोई ऐसा लाहेअमल क्रिएट कर पाएंगे अगले दिनों में जहां पे वो एक चैलेंज पोज करेंगे? अगर उनमें एक कन्वर्जेंस आई तो पॉसिबिलिटी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे जाएगा। अगर उनमें कन्वर्जेंस नहीं आई तो कश्मीर घाटी से एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिलेगा, जिसमें हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आएगी। इसी तरह से मेरा कहना है कि जम्मू में भी एक सिचुएशन ऐसी है, अगर आपने लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन को देखा होगा कि दोनों सीटें भाजपा ने जीती, लेकिन कम मार्जिन से जीती, और लगभग जो वोटिंग परसेंटेज था वो 20% भाजपा का घटा है। तो इस बार इस इलेक्शन में जहां पे एक साइड से कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलके एक चैलेंज को पोज कर रही है और दूसरे साइड से भाजपा की पॉपुलैरिटी जम्मू में भी घट रही है, और एक नई व्यवस्था में जहां पे आर्टिकल 370 से पहले यहाँ पे रिजर्व्ड सीट्स नहीं होती थी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, इस इलेक्शन में वो एक प्रोसेस चलेगी जिसका इम्पैक्ट मेजर जम्मू में है। जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वोट्स वो किस तरह से किस पार्टी के साथ अलाइन करके अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो मेरा जो इस वक्त असेसमेंट है, जम्मू में भी भाजपा उस स्ट्रेंथ में, जिस स्ट्रेंथ में 25 या 27 सीटें लेके वो पिछली बार आई थी, उनको बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल सिनेरियो ये है कि अगर आज का हम आंकलन करें, और अभी इलेक्शन 18 सितंबर में टाइम है, इलेक्शन कैंपेन कैसे अपनी शेप लेगा, अगर वो प्रोसेस हम ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी ऑन इट्स ओन आज के दिन सरकार बनाने की परिस्थिति में नहीं होगी, और हम शायद एक अलायंस वाले नए गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं। अब इसमें क्या अलगाववादी, मैंने आपको कहा कि भाई एक बहुत बड़ी गलती भारत सरकार बहुत समय से कर रही है कि वो समझती है कि भाई डेमोक्रेसी और सेपरेटिज्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेसेस हैं। उसके कारण वो एक बात को नजरअंदाज करती आ रही हैं कि सेपरेटिस्ट इलेक्शन प्रोसेस को इस्तेमाल भी करते हैं इंटरनल सबवर्सिव प्रोसेसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, और पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अलगाववादी एक बिल्कुल उभर के सामने आ सकते हैं, ऐसा बारामूला में हमने देखा। क्या इस इलेक्शन में अलगाववादी अपने को कहीं पे किसी परिस्थिति में कन्वर्ट, जिसको आप कहेंगे कि यूनिफाइड फोर्स के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, वो देखने वाली बात है। और मेरे को लगता है कि वो बात हमको एक हफ्ते के भीतर मालूम पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि सिचुएशन इस वक्त बड़ी मिक्स ही है, कोलिशन गवर्नमेंट बन सकती है, क्योंकि लगता नहीं कि कोई भी पार्टी मेजॉरिटी हासिल कर सके। मैं आता हूँ अब इंसिडेंसेस जो ड्यूरिंग द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स टेररिज्म के हवाले से बड़े हैं कश्मीर में।
क्या वो भी इन इलेक्शंस पे असर डालेंगे? और क्या ये इलेक्शंस जब हो जाएंगे, इनके जो रिजल्ट आएंगे, तो क्या वो टेररिज्म जो बढ़ी है उसको कम कर सकेंगे या बढ़ाएंगे? इस एंगल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहां तक टेररिज्म बढ़ेगा या कम होगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो डेमोक्रेटिक रिजीम पावर में आई है वो टेररिज्म को क्या समझती है। अगर वो ये समझती है कि ये टेररिज्म लोगों की एलिनेशन के कारण ही सिर्फ है, तो अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस ठीक ठाक चलती है तो फिर टेररिज्म कम होना चाहिए। नॉर्मली ये इक्वेशन वो नहीं है, इट इज नॉट ए सिंपलिस्टिक इक्वेशन। टेररिस्ट का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से वो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स पर भी प्रेशर डालते हैं और एक रेबेलियस एक प्रोसेस को भी जारी रखते हैं। भाजपा के टाइम पे पहले आर्टिकल 370 को के खत्म होने से पहले, जब वो पीडीपी के साथ अलायंस में थे, और भाजपा के आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, जब वो खुद सरकार चलाते हैं, तो जो घटनाएं हुई हैं उसमें वायलेंस की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन वायलेंस की क्वालिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या पॉलिटिकल पार्टीज ने अक्रॉस द स्पेक्ट्रम उन्होंने उसको प्रॉपरली रजिस्टर नहीं किया, प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया। वो वायलेंस की क्वालिटी ये थी कि भाजपा के टाइम पे जो कुछ बचे खुचे कुछ हजार हिंदू वहां पे कश्मीर में रहते हैं, उनकी 2 बार रिलीजियस क्लींजिंग हुई, 2 बार उनको वहां से होल हॉक वहां से भागना पड़ा। इसी तरह से जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स रहे, ये हिंदुओं के खिलाफ भी रहे, टेररिस्ट इंसिडेंट उन मुसलमानों के खिलाफ भी रहे जो भारत के साथ रहना चाहते हैं, या उनके बारे में जो उनको शक है कि भाई शायद ये इंडिया के एजेंट बन के बैठते हैं, उनके खिलाफ भी हुई, टूरिस्ट के खिलाफ भी हुई, पिलग्रिम टूरिस्ट के खिलाफ भी हुई, तो जो लोग वहां पे नौकरी करने के लिए गए उनके लिए भी हुई, और उन नौकरी का जो पेशा लोग हैं उनके हर एक सेगमेंट के साथ हुई। लेकिन उससे भी इसलिए वायलेंस का एक एस्पेक्ट था कि सॉफ्ट टारगेट्स को लेके, दूसरा एस्पेक्ट रहा कि वहां पे कश्मीर घाटी में और बाद में जम्मू में जिस तरह के एनकाउंटर्स रहे, उसमें मिलिटराइजेशन या मिलिट्री सोफिस्टिकेशन ऑफ टेररिस्ट जो एंटरप्राइज है वो बिल्कुल ध्यान में आया। एक एक हफ्ते एनकाउंटर चले, और खास तौर से राजौरी पुंछ में बहुत हेवी कैजुअलिटीज, आर्मी के ऑफिसर्स को झेलनी पड़ी, और वहां पे भी जो जिसको आप कहें कि अटैक्स हुए, वो अटैक्स मिलिट्री कॉम्बैट के अटैक्स थे, जहां पे दिनों, हफ्तों और महीनों एनकाउंटर चलते रहे। इसलिए क्वालिटी ऑफ वायलेंस हमको लगता है कि ये इसमें टेररिस्ट वायलेंस में बड़ी इंक्रीज्ड एक मिलिट्री सोफिस्टिकेशन हमको दिखी। हाँ, ये बात सही है, नंबर ऑफ जो टेररिस्ट एक्ट्स हैं जो इससे पहले होते थे और अब उनमें थोड़ा बहुत कमी आ गई। अब जो पैटर्न रहा है, जो मैंने अपने यहाँ पे आपके साथ जो मैं आप कह रहा हूँ कि जो पैटर्न रहा है कि इलेक्शन के टाइम क्योंकि बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा एक सेगमेंट हर साइड से एक अलर्ट की पोजीशन में होता है, और नंबर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया जाता है ज्यादा मात्रा में, तो यूजुअली ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम मेजर टेररिस्ट इंसिडेंट्स नहीं होते हैं। दूसरा साइड भी अपने आप को कंजर्व करने की कोशिश करता है या पीछे हट जाते हैं, उनको वो पॉसिबिलिटी या उनको वो स्पेस नहीं रहती है कि वो ऐसा करें। क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन के से हमको लगा कि अलगाववादी पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इलेक्शन के दौरान शायद पहले से कम डिसरप्शंस होंगे, एक नया लाहेअमल चलता है। तो दोनों बातें, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का जो अपना एक फोर्स होता है, लोग पार्टिसिपेशन करने के लिए डिफरेंट अपने अपने इंटरेस्ट हर जगह होते हैं, उसका एक इम्पैक्ट रहता है। और तीसरी बात, क्योंकि इस बार सेपरेटिस्ट भी एक इंक्लिनेशन दिखा रहे हैं कि वो अंदर की स्पेस को भी यूज करेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि
टेररिज्म का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इस इलेक्शन में ये देखना है कि अलगाववादी कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हैं और जो नेशनलिस्ट पार्टी हैं वो किस हद तक लोगों को ये बोल सकते हैं कि भाई हमारा एजेंडा आपके लिए बेहतर है। क्या कांग्रेस का ट्रेडिशनल मान लीजिए बेस कश्मीर नहीं रहा है, जम्मू रहा है, क्या कांग्रेस अपनी बेस को रिकवर कर पाएगा जम्मू में? बीजेपी का प्राइमरी बेस जम्मू रहा है और जम्मू में एक डिसल्यूजनमेंट बीजेपी के प्रति है, पिछले 2 साल 3 साल से बड़ी है। ये एक मेजर ट्रेंड है कि लद्दाख का बुद्धिस्ट बीजेपी से रुष्ट है, कश्मीरी हिंदू भी अंदर से आप सीरियसली डिस्कशन कर रहा है कि जो उसके इशू हैं बीजेपी जिनको फेल हो गई है एड्रेस करने में, और जम्मू के हिंदू के जो बहुत से ऐसे इश्यूज है जिसको बीजेपी टैकल नहीं कर पाई है। इससे एक अंदर से एक डिबेट चल रहा है, अंदर से डिस्कशन चल रहा है, क्या बीजेपी कर पाएगी कि भाई इस नेशनलिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी को और ऐसे लोगों को, मैं हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूं, ऐसे मुस्लिम्स को भी जो मेन स्ट्रीम के साथ रहना चाहते हैं, तो क्या वो उसमें कामयाब हो जाएंगे? जम्मू के एरिया में मुझे लगता है कि बीजेपी को अपर हैंड है अभी तक, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस के बाद परिस्थिति में फर्क पड़ सकता है। देखिए, जो वहाँ पे पॉलिटिकल सिनेरियो हमें आपकी बातें सुन के यहाँ कनाडा में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए समझ आता है कि 3 किस्म के धारे हैं। एक तो वो धारा है जो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, जो ऑफ कोर्स प्रो भारत है, उनके चैलेंजेस अपनी जगह पे। दूसरा जो अपने आप को नेशनलिस्ट पार्टियां कहती हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या इवन महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, लेकिन उनके बारे में कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो नेशनलिस्ट होने के बावजूद क्या वो वाकई ही नेशनलिस्ट है या नहीं है, या दोनों तरफ खेलते हैं। और तीसरा धारा जो है वो वाज़े तौर पर एंटी इंडिया है। आपने ये भी कहा कि आर्टिकल 370 और 35A के हटने के बाद फ़र्क हमें ज़रूर नज़र आता है। उससे पहले जो टेररिज्म की वेव्स होती थी वो डिफरेंट होती थी, स्टोन पेल्टिंग बहुत कुछ होता था, मगर 370 के बाद सिचुएशन बहुत हमें बेहतर नज़र आती है। तो क्या आपको लगता है कि जो माइंडसेट था, जो स्टोन पेल्टिंग का माइंडसेट था, जो डिसरप्टिव सोसाइटी का माइंडसेट था, वो माइंडसेट कुछ कम हुआ है दोनों प्रोसेस की वजह से? आर्टिकल 370 के हटने के बाद भी फेडरल इलेक्शन भी हुए और पहली बार अब 370 के हटने के बाद लेजिस्लेटिव इलेक्शन हो रहे हैं। तो क्या इससे आपको लगता है माइंडसेट में कोई वाज़ेह कमी हुई है एंटी इंडिया होने के हवाले से, उन हलकों में जहां पे एंटी इंडिया का पहले चलन ज्यादा होता था? देखिए, इसमें कुछ समय पहले यहाँ पे जो J&K में इस वक्त एग्जिस्टिंग डायरेक्टर जनरल पुलिस है, स्वैन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बहुत वाज़ेह तौर पे एक बात कही थी, और वो वाज़ेह तौर पे बात ये है कि उन्होंने कहा था कि भाई जो मेन स्ट्रीम में सेपरेटिस्ट सिंपथाइजर्स हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में, उनके कारण जो इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर बनता है सेपरेटिज्म का, वो बहुत एक सीरियस डेवलपमेंट है। उन्होंने ये बात भी कही कि भाई जब वो ऐसे पीरियड में, और उनका इशारा शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ था, PDP की तरफ था, तो वो कह रहे थे कि भाई हमको टेररिस्ट को छोड़ने के लिए सिफारिशें आती थी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। अच्छा, जब मैं आपको ये बात कहता हूं तो ये टेंडेंसी रही है कि मेन स्ट्रीम, जिसको सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम या मेन स्ट्रीम कहिए, इसमें जो अलगाववादी इन्फ्लुएंस हमेशा रहा है, वो अलगाववादी इन्फ्लुएंस अगर कम होगा तो लोगों का रुझान अलगाववाद से दूर जाएगा। अब आप ये कहेंगे मैं इस बात की शिनाख्त क्यों कर रहा हूं? देखिए, पहला सवाल है कि भाजपा ने और कांग्रेस ने कश्मीर घाटी में पार्लियामेंट्री इलेक्शन क्यों नहीं कंटेस्ट किया? इसमें क्या स्ट्रेटजी थी, इसमें क्या टैक्टिक्स है? पहली बात। और मुझे मालूम है जब अमित शाह जी कश्मीर गए, और मेरे को जानकारी है
कि जब वहां पे उनको अपनी पार्टी के लोगों ने बोला कि हम इलेक्शन क्यों नहीं लड़ेंगे, उन्होंने उनको कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं दिया, वो डिमोरलाइज थे। फिर अगर भाजपा अपनी वहां पे पार्टी खड़ा करनी है तो वो इंप्रेशन क्यों देती है कि अब वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करने, सेंटर का अपनी पार्टी को सपोर्ट है, वो ऐसा इंप्रेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्यों देती है? ऐसा इंप्रेशन क्यों हो जाता है कि भाई देखिए अब चूंकि महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ उनका ये नहीं है राबिता है, अब वैसा ही एक राबिता उनका अपनी पार्टी के साथ बन रहा है। फिर अब अपनी पार्टी के साथ वो रिलेशनशिप रख रहे हैं तो फिर सजाद लोन को सामने लाने की क्या जरूरत है, जिसके बारे में बहुत बड़ा वर्ग वहां पे था जो कहता था कि भाई ये भी हाफ, आपने कहा ना ऐसे लोग जो पूरे तरीके से इंडिया के साथ नहीं है मगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मैं इनको हाफ सेपरेटिस्ट कहता हूं। अच्छा, फिर ऐसे मुस्लिम्स जिन्होंने वहां पे पॉलिटिकल प्रोसेस को बनाने में मदद की, पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ रहे, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट किया, ऐसे लोग, ऐसे जो लीडरशिप रही है, खासतौर से जो पहले टेररिस्ट थे और बाद में मेन स्ट्रीम में ज्वाइन किया, ये सारे लोग मार्जिनलाइज क्यों हुए कांग्रेस के टाइम पे भी और बीजेपी के टाइम पे भी? मैं आपको बताऊंगा, वहां के काउंटर इंसर्जेंट लीडर बांडीपोरा के उस्मान मजीद थे और उस्मान मजीद की कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही इलेक्शन की शुरुआत होती थी, क्योंकि वहां पे लोग पार्टिसिपेशन करने के लिए आते थे, उन्होंने लोकल लेवल पे काम किया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चूंकि सेपरेटिस्ट की तरफ से बाइकआउट कॉल हुआ करती थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि इलेक्शन की प्रोसेस शुरू हम वहां से करेंगे जहां पे ज्यादा तादाद में लोग, तो इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी पे से लोग थे। उन्होंने अपनी पार्टी से क्यों रिजाइन किया, वो क्यों इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात होती है कि एक माहौल जो टेररिस्ट प्रोन एरियाज में होता है, वहां पे जो लोग टेररिज्म से तंग आ गए हैं या अलगावादी सियासत से उनको लगता है कि ये ढकोसला है, जो वो पॉइंट होता है जहां पे वो उनको समझ में आता है, अगर उस पॉइंट पे स्टेट अपरेटस मेन स्ट्रीम फेल हो जाता है तो फिर वो सिचुएशन हाथ से निकल जाती है। इस वक्त भी मुझे लगता है, मैंने भी आपको शुरू किया कि भाई लगता है कि वो जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, जो वो टिपिंग पॉइंट होता है, वो टिपिंग पॉइंट हाथ से शायद जा सकता है अगर डिसाइसिवली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज खास तौर से कांग्रेस और बीजेपी इसमें अपना इंटरवेंशन नहीं करे। इसलिए रुझान बदलेगा जब लोगों को लोकल लेवल पे ये कॉन्फिडेंस रहेगी कि स्टेट ऑफ इंडिया बोथ साइड पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है। स्टेट ऑफ इंडिया कैटेगोरिकली वहां पे जो लोग रिस्क लेके अपने जिंदगी को दाव में लगा के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के साथ आना चाहते हैं, वो उनके साथ खड़ा रहेगा। मुझे लगता है कि दोनों साइड से, भाजपा की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से, ऐसी सिग्नल्स बहुत वीक रही हैं। बड़ी अहम बात कारण जिस रुझान की आपने बात की है जी, वो रुझान क्रिस्टलाइज हो सकता है, लेकिन उनके पास स्पेस नहीं है। बड़ी अहम आप बात कर रहे हैं। आपका ये कहना है कि अगर दो बड़ी पार्टियां भारत की और जिनका जम्मू कश्मीर में हमेशा से असर और रसूख भी रहा, जो नेशनल पार्टियां हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी, अगर ये बैक फराहम करेंगी अपने सपोर्टर्स को, तो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स भी वहाँ पे चमकेगी और उसके साथ साथ मुकामी लोग जो हैं वो बिला खौफ व ख़तर उनमें शामिल होंगे। लेकिन जो मुकामी पार्टियां जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, इनका भी बहरहाल अपना एक रोल है। इस एंगल से अब हट के मैं एक नया एंगल डॉक्टर साहब आज की गुफ्तगू में शामिल कर रहा हूँ। पिछले दिनों यूएस एम्बेसी के लोगों ने, उनके एक डेलीगेट ने, 3 लोगों पर मुश्तमिल डेलीगेट था, उन्होंने कश्मीर का दौरा किया और वो सजाद लोन और उमर अब्दुल्ला और दूसरे लीडर से मिले। भारत में इसमें बहुत लेदे हुई, सोशल मीडिया पे ये कहा गया कि इनका दौरा करना बनता नहीं था, मगर दूसरा एंगल भी पेश किया गया कि इनके दौरे से भारत के 370 और 35A की रेवोकेशन की लेजिटिमेसी भी अमेरिकन ने इस्टेब्लिश की और उसको एक तरह से रिस्पेक्ट दी कि जी हम जम्मू कश्मीर जाएंगे, ये भारत का हिस्सा है, हम यहाँ पे भारत के लिए एम्बेसडर हैं यूएसए से। तो इस एंगल को आप कैसे देखते हैं, कैसे महसूस किया जाता है पंडितों में उस विजिट को और उसके क्या इम्प्लीकेशंस आपको नज़र आते हैं?
देखिए मेन उसका एक अमेरिकन डेलीगेशंस कंसिस्टेंटली आते रहे हैं जम्मू कश्मीर, और भाजपा के आने से पहले ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आते थे। अच्छा, दूसरी बात, जब वो आते थे तो वो डिफरेंट सेगमेंट से मिलते थे, इंक्लूडिंग कश्मीरी पंडित से भी मिलते थे और रेगुलरली मिलते थे। इस बार वो बहुत दिन के बाद आए, तो उसके कारण जो ये नॉर्मल प्रोसेस बन गई थी कि साल में 2 बार अमेरिकन डेलीगेशन, एम्बेसी का डेलीगेशन यूजुअली जम्मू कश्मीर आता था, वो जब बंद हो गई वो प्रोसेस, तो एकदम से लगता है कि ये क्या नए सिरे से फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेस इस बात पे अमेरिकन का क्यों है। और जो आजकल चर्चाएं चल रही हैं खासतौर से बांग्लादेश को लेके कि भाई वहां पे उनका एक रोल रहा है डिस्टेबलाइजेशन करने के लिए, तो उस संदर्भ में ये बात उठती है। और ये बात कोई जिसको आप कहिए आउट ऑफ प्लेस, इस बात का उठना आउट ऑफ प्लेस नहीं है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट फीचर जो रहा इस बार, जो पहले कभी नहीं होता था, वो था कि जो क्रॉस सेक्शन है वो उससे नहीं मिले, वो स्पेसिफिकली एक ऐसे तबके से मिले जो अलगाववादी या आधा अलगाववादी है। तो वो एक शक रेज करता है। और क्योंकि ये डेवलपमेंट उस टाइम पे हुई जब बांग्लादेश में जो हुआ उसके बारे में चर्चाएं चल रही थी, इसलिए पहली बात कि अमेरिकन पहली बार गए ऐसी बात नहीं है, बहुत फ्रीक्वेंटली जाते थे, साल में 2 बार जाते थे, लेकिन उसमें फर्क, और गवर्नमेंट की जानकारी में जाते थे और गवर्नमेंट को ये मालूम होता था किस किस से मिलते हैं, ये सारी प्रक्रिया भी मालूम होती थी। लेकिन एक बात थी कि वो सब लोगों से मिलते थे, जैसे कि इस बार वो गए, वो कश्मीरी पंडितों से नहीं मिले। अब इसका अपना एक महत्व, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या वो कोई सिलेक्टिव वहां पे पैट्रनेज को डेवलप करना चाहते हैं, या सिर्फ वहां पे सिचुएशन का आंकलन करने के लिए गए थे, ये बात सामने आएगी। लेकिन इस वक्त एक लॉपसाइडेड उनका एक अप्रोच रहा है। बाकी ये कहना कि इस वक्त ये बड़ी स्पेक्टेकुलर घटना घटी है, ऐसी बात नहीं, वो पहले ज्यादा जाते थे, अब ये पहली बार हुआ है। और इसको जब हम बांग्लादेश के साथ जोड़ेंगे तो डेफिनेटली कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर इसका नोटिस लेगा। सबसे सिग्निफिकेंट बात है कि इस बार वो जो डाइवर्सिटी ऑफ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ओपिनियन है जिसको वो मिलते थे उसको नहीं मिले, और खासतौर से कश्मीरी पंडितों को नहीं तो वो भारत सरकार इग्नोर करती थी बहुत बार कश्मीरी पंडितों को मिलने के लिए, लेकिन उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे वो एक बार मिलते जरूर थे और कश्मीरी पंडित पॉइंट ऑफ व्यू को कहीं पे अपने आंकलन में लाते भी थे। इसलिए थोड़ा बहुत इसको क्वेश्चन मार्क देके इसको सीरियसली देखना पड़ेगा। उनके आने से कोई बड़ी जबरदस्त वहां पे स्पेक्टेकुलर इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा हमको सोचना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बड़ा आपने अहम नुक्ता उठाया कि वो हमेशा आते थे, मगर इस बार इसलिए इम्पॉर्टेंट थी उनके आने पे ख़बर कि क्योंकि पहली बार आर्टिकल 370(35)(a) की रेवोकेशन के बाद इलेक्शन का ऐलान हुआ, आई मीन यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटिव असम्बली का, और उस ऐलान के फ़ौरन बाद वो आए, तो इसलिए भी लोग खटके। और साथ आपने जो हवाला दिया बांग्लादेश में जो कुछ डेवलपमेंट हुई वो भी लोगों के जहन में थी। अब दूसरा एंगल मैं पाकिस्तान का भी लाना चाहता हूँ। पाकिस्तान इस वक्त अपने इंटरनल क्राइसिस की वजह से, चाहे वो पॉलिटिकल क्राइसिस हो, चाहे वो वहाँ के इकोनॉमिक क्राइसिस हो, एक वीक रियासत के तौर पर सामने आ रहा है, वरना वो हमेशा जम्मू कश्मीर में कोई ना कोई नेगेटिव किरदार अदा करता था। अब पाकिस्तान जो इन्फिल्ट्रेशन की हद तक उस लेवल पे जो हमें दिख रहा है अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहा, क्योंकि उस पर इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत है, अरब कंट्रीज़ के प्रेशर हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो इलेक्शन अब होने जा रहे हैं, इसमें अभी से पाकिस्तान कोई इनडायरेक्ट कोई अपना किरदार अदा कर रहा है, और क्या इम्पैक्ट होगा इस इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान का और इस इलेक्शन के हो जाने के बाद पाकिस्तान पर? मैंने आपको जब आपने मेरे को ओपनिंग रिमार्क देने के लिए कहा, तो मैंने उसमें सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही, मैंने बारामूला के इलेक्शन की बात की। बारामूला इलेक्शन में सेपरेटिस्ट का एक डोमिनेंस रहा, पीछे से एक इंस्पायरेशन पाकिस्तान से थी। मैं ये नहीं कहूँगा पाकिस्तानी स्टेट्स की थी, लेकिन जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी
उन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का एक पीछे से एक सिलसिला था। और इस इलेक्शन में भी मैंने आपको ये कहा कि भाई अलगाववादी चाहेगा कि उसका एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली भी रहे नई लेजिस्लेटिव असेंबली में, और जो हाफवे सेपरेटिस्ट पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, उनके माध्यम से भी रहे। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो अपने आप को इलेक्शन की प्रोसेस से बाहर रखेंगे। वो इलेक्शन की प्रोसेस को डेफिनेटली इम्पैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब आपने वीक पाकिस्तान की बात की, मैं समझता हूं हम भी यहाँ पे सुनते हैं, देखते हैं, और हम अवेयर हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या हैं। लेकिन एक सब लोगों को, आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को, हमारे सामने एक रियलिटी है। मैंने आपको कहा कि वॉल्यूम ऑफ वायलेंस, टेररिस्ट वायलेंस कश्मीर में कम हुआ है, लेकिन क्वालिटी ऑफ वायलेंस मिलिट्राइज मोर सोफिस्टिकेटेड हो गई है। अब मिलिट्राइज जो वायलेंस है, इसको पीछे से कौन चला रहा है? अगर लश्कर तोयबा भी मान लीजिए उनका लीडर वहां पे बंद है, वो उनको बंद किया गया है, तो ये क्या कारण है? किस तरह से पिछले 5 साल 7 साल मेजर जो कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं, वो लश्कर तोयबा की उसमें लीड रही है। तो इन दोनों बातों का आंकलन करना चाहिए कि जो टेररिज्म कश्मीर में है, उस टेररिज्म वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान का इसमें रोल है कि हम क्लियरली देखते हैं। ऐसी बात पाकिस्तान तो चाहता है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ भी टेररिस्ट ग्रुप का पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनको हम किसी तरीके से इंडिया की तरफ धकेल दें। ये तो उनकी स्ट्रेटजी है कि जो तकफीरी ग्रुप हैं, जो पाकिस्तानी स्टेट के साथ भी कंफर्टेबल नहीं है, वो अगर उनको चैनलाइज कर पाए इंडिया की तरफ, वो करना चाहेंगे और उनके लिए वो बेस्ट ऑप्शन रहेगी। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए जो ग्राउंड पे हैं, हमारे लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि पाकिस्तान के कमजोर होने के बावजूद भी, पाकिस्तान में इंटरनल टर्मोइल होने के बावजूद भी, जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट वायलेंस रही है, ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट रही है। और खास तौर से मैंने कहा मिलिट्राइजेशन, एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि वो जम्मू में कर रहे हैं। जम्मू हिंदू मेजॉरिटी एरिया है। अच्छा, आप कहेंगे कि क्या कश्मीर में पूरी दिखती हो? कश्मीर में भी जो एनकाउंटर्स हुए हैं साउथ कश्मीर में, हफ्तों रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पान इस्लामिक टेररिस्ट एस्टैब्लिशमेंट है, उसका भी रोल है। लोकल जो सबवर्सिव एपरेटस है, जो अंदर बैठा है, उसका भी रोल है, और पाकिस्तान का भी रोल है। इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रख के एक और बात आप ध्यान में रख लीजिए कि एक अटेम्प्ट हो रहा है बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट से लेके पूरे जम्मू कश्मीर तक पान इस्लामिक एक्टिविटीज को बढ़ा के इंडिया को डिस्टेबलाइज करने का। अच्छा, मैंने जब टेररिस्ट सोफिस्टिकेशन की बात की, मैं आपको कहना चाहता हूं कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से टनलों से कारोबार हो रहा है। ये कारोबार, टनल्स आपको मिल रही हैं रेगुलरली, और इसको अंडर प्ले किया जा रहा है। ड्रोन्स के थ्रू सप्लाईज हो रही हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई बार ये चेताया है कि भाई पिन पॉइंट ड्रॉपिंग्स हो रही हैं। मैंने जो सोफिस्टिकेशन की बात की, अब जो हमस इसराइल वॉर चला है, जहां पे हमने देखा कि एक अंडरग्राउंड टेररिस्ट कैंटोनमेंट वहां पे बना है, क्या जम्मू कश्मीर का आतंकवाद इससे अछूता रहेगा? क्या उस एक्सपर्टाइज को कहीं इस साइड से ऑलरेडी डिप्लॉय करने की प्रोसेस शुरू तो नहीं हुई है? ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। एक बिगर डिस्टेबलाइजेशन, इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन की प्रोसेस इंडिया में चल रही है, और क्या वो उसमें कामयाब होंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हिंदुस्तान के लोग बहुत शाइस्ता भी हैं, हिंदुस्तान के लोग समझदार भी हैं। वो समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। क्योंकि हम स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर और अलगाववाद और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इन बातों को कहना जरूर था। पाकिस्तान मिसचिफ करेगा, और पाकिस्तान ही सिर्फ मिसचिफ नहीं करेगा, ऐसे अलगाववादी तत्व जो आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान के स्टेट के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो भी गड़बड़ करने का प्रयत्न करेंगे। जी डॉक्टर साहब, बड़ी अहम बातें आपने की। आखिर में बातचीत को कंक्लूड करते हुए
इन एंगल्स को भी थोड़ा हमारे व्यूअर्स पर आश्कार कीजिए कि जैसे अभी भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब ने एक बार फिर दोहराया कि 370 की रेवोकेशन डन डील है। भारत की अपोजिशन पार्टियां कभी कभी ये आवाज़ भी उठाती हैं कि अगर कभी वो पावर में आए तो वो रिपील कर देंगे। और फिर भारत के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद हम डेवलपमेंट की एक लहर देख रहे हैं, टूरिस्ट भी बढ़ रहे हैं, उन पे कहीं कहीं कोई अटैक की भी खबर आती है, लेकिन इकॉनमी भी बूम कर रही है। अगरचे कुछ अरसे से थोड़ा सा इकॉनमी को सेटबैक भी है, वो चलता रहता है देशों में। लेकिन इस सारी सिचुएशन में कि जब जयशंकर जी इसको डन डील कहते हैं, भारत की अपोजिशन पार्टियां कभी कभी रिपील की आवाज़ उठा देती हैं, डेवलपमेंट भी हो रही है, लोगों के माइंडसेट भी चेंज हो रहे हैं और इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही है, सीज़ फायर भी साथ चल रहा है और इसके साथ साथ माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। ये सारी बातों के कॉन्टेक्स्ट में फ्यूचर आपको अगले 2-3 वर्षों में कश्मीर, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का क्या नज़र आता है? देखिए, ये इलेक्शंस, अगर इस इलेक्शन में जो मैंडेट आएगा ये डिटरमिन करेगा इंटरनल स्टेबिलिटी को भी, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस कामयाब होता है तो आर्टिकल 370 को कम से कम उसके हटाने की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन मार्क में लाने की कोशिश करेंगे और वो सारी प्रक्रिया पाकिस्तान के उस एफर्ट के साथ जुड़ेगी जो पाकिस्तान की इस वक्त फॉरेन पॉलिसी है कि भाई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, वो कहते हैं मेन ये है कि आर्टिकल 370 का रेस्टोर होना, यही तो कह रहे हैं वो। अच्छा, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है इस सारी प्रोसेस क्या भाजपा अब 10 साल पावर में रहने के बाद क्या वो इस बात को समझ चुकी है? मुझे नहीं लगता कि अभी तक वो समझ चुकी है, क्योंकि उनकी डेवलपमेंटल एम्फेसिस अभी भी बेस्ड वैसे ही है ऑन अपीजमेंट जैसे कांग्रेस का था। मैं आपको उदाहरण देता हूं, अगर भारत सरकार एक्चुअली कश्मीर घाटी का एक टूरिस्ट एजेंट बने और कॉम्पिटिटिव टूरिज्म को प्रमोट नहीं करे, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो जम्मू में है, जम्मू के जो टूरिस्ट एरियाज हैं उनको जरूरत से ज्यादा कोई एम्फेसिस दे दे, लेकिन कॉम्पिटिटिव टूरिज्म को डेवलप करने के लिए अगर वो आगे नहीं आएगी तो मैसेज क्या जाता है? मैसेज जाता है किसी तरीके से कश्मीर घाटी में पैसा बेच के या कश्मीर घाटी की इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर रख के अलगाववाद को न्यूट्रलाइज करने की प्रक्रिया रहेगी। इसमें अलगाववादी जो तत्व होते हैं समाज के भीतर, उनका एक बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है। मुझे लगता है कि इलेक्शन में किस तरीके का मैंडेट आएगा ये डिटरमिन करेगा स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, भाजपा क्या अपने आउटलुक को चेंज करेगी? अगर मान लीजिए मेरा एजम्पशन है कि भाजपा ही डिटरमिनिंग फैक्टर रहे, अगर मैं उस एजम्पशन को ले लूंगा, मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद भाजपा सरकार को पीस को बनाना चाहिए था डिविडेंड फॉर डेवलपमेंट, टेररिज्म को डिविडेंड नहीं बनाना चाहिए था फॉर डेवलपमेंट। भारत सरकार उस बेसिक प्रोसेस को जो कांग्रेस की एक लिगेसी थी उसको चेंज नहीं कर पाई। उसके कारण क्या हुआ कि जो उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कमजोर हो रही है, वो कंफ्यूजन में आ रही है। तो उसका कंफ्यूजन में आना स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है। मैंने आपको कहा स्टार्ट पे ही कि अगर हिंदू भी समझे और वो मुसलमान जो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं वो समझेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही पार्टी है, कोई फर्क नहीं है, तो इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन रहेगा आगे आने वाले स्टेबिलिटी पे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय चरुंगी साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इनसाइट दी और आने वाले दिनों में हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और ये दिन बड़े इम्पॉर्टेंट हैं जम्मू कश्मीर के लिए भी, भारत के लिए भी और आपकी एक्टिविज़म के लिए। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवादी हैं, आपने हमें वक्त दिया। व्यूअर्स, बातचीत आपने सुनी डॉक्टर अजय चरुंगी जी की। हमने बहुत डिफरेंट एंगल से इस वक्त की जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश की। वहाँ पे जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उनके रिजल्ट्स पर
काफ़ी डिपेंड करता है कि आगे का नरेटिव भी, आगे की डेवलपमेंट्स भी और आगे की सिचुएशन भी जम्मू कश्मीर में कैसे बनती है। आने वाले दिनों में हम डॉक्टर अजय चुरंगो जी और दूसरे साथियों से इन बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज़ पे बातचीत करते रहेंगे। आज की बातचीत मेरे साथ और डॉक्टर अजय चुरंगो जी के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.